हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस हम फिर से आपके लिए यूपीएससी सीसेट कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस के कुछ नए प्रैक्टिस पैसेजेस लेके आए हैं आज इस सेशन में। So don't forget to like the session and don't forget to subscribe if you're new here. And this is the 13th part, 13th session for your random practice passages. अब हम क्या कर रहे हैं guys, हमने पीछे सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस किए इसी सीरीज में, फिर हमने PYQs कवर किए। अब हम क्या कर रहे हैं, रैंडम पैसेजेस उठा रहे हैं किसी किसी ईयर से, और उनको हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे कि देखते हैं कि रैंडमली हमें कैसा मतलब हाउ डू यू फेस सच पैसेजेस। तो बिफोर वी गो एनी फर्दर, I would like to inform you about the comprehensive guidebook that we have launched for you guys. ये ebook अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो you are missing out on something very important. इस guidebook में आपको सब कुछ मिलेगा for CSAT subjects, ranging from syllabus to strategy to sources, everything that you need to prepare for every subject that there is in your CSAT exam. So go download this book. This book ebook is absolutely free. जीरो कॉस्ट की है ये, और आप इस बुक की को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। तो चलो गाइज शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो पहले तो एक मैंने आपको पिछले सेशन में जो होमवर्क पैसेज दिया था, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उनके आंसर दिए, तो मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ पहले उसका, फिर हम आगे बढ़ेंगे और पैसेज डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमें एक लॉजिकल और रैशनल कॉरोलरी ढूंढनी थी। कॉरोलरी इज सिमिलर टू इन्फ्रेंस, ठीक है। तो पैसेज पढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज इज ऑलरेडी मेकिंग मेनी पीपल हंग्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो क्या कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज से बहुत सारे लोग ऑलरेडी क्या हो रहे हैं, देयर इट इज मेकिंग मेनी पीपल हंग्री, मतलब फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज इज ऑलरेडी मेकिंग मेनी पीपल हंग्री ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय डिसरप्टिंग क्रॉप यील्ड्स एंड पुशिंग अप प्राइसेस के। क्रॉप यील्ड्स को, क्रॉप आउटपुट को, मतलब पैदावार को डिसरप्ट करना, और उसकी वजह से फिर जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या कर रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे हो रह रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। एंड इट इज़ नॉट जस्ट फूड बट न्यूट्रिएंट्स दैट आर बिकमिंग स्केर्सर। बोला, और सिर्फ खाना ही नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी के धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, स्केर्सर हो रहे हैं एज द क्लाइमेट चेंजेस। सो इट इज़ नॉट जस्ट फूड बट न्यूट्रिएंट्स दैट आर बिकमिंग स्केर्सर एज द क्लाइमेट चेंजेस। इट इज़ द पुअरेस्ट कम्युनिटीज दैट विल सफर द वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। वो क्या, आप उसने क्या बोला है कि जो सबसे गरीब जो कम्युनिटीज़ हैं, गरीब जो लोग हैं, उन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का, इंक्लूडिंग इंक्रीज हंगर, जिसमें क्या होगा, मतलब फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाना, माल न्यूट्रिशन क्योंकि न्यूट्रिएंट्स सही से नहीं मिल रहे, एज क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड्स आर थ्रेटेंड, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादातर क्या होता है, गरीब कर रहे हैं, ठीक है, मतलब किसान है जो गरीब है, तो क्रॉप प्रोडक्शन अगर अफेक्ट होगी, लाइवलीहुड्स अगर अफेक्ट होंगे तो भुखमरी बढ़ेगी, माल न्यूट्रिशन बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ उसने क्या बोला है कि पॉवर्टी इज ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसने दूसरी तरफ क्या बोला है कि और गरीबी से क्लाइमेट चेंज बढ़ता भी है। अगर आप देखो तो उधर दूसरी तरफ वो क्या बोल रहा है कि भाई गरीबी होने से क्लाइमेट चेंज बढ़ता भी है, एज डेस्परेट कम्युनिटीज रिजॉर्ट टू अनसस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मीट करंट नीड्स। तो क्या बोल रहा है, क्योंकि उसने बोला गरीबी से क्लाइमेट चेंज और बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो गरीब कम्युनिटीज़ हैं वो अनसस्टेनेबल यूज़ करती हैं रिसोर्सेज का, उनकी नीड्स को मीट करने के लिए, क्योंकि गरीब हैं तो उनको चीप रिसोर्सेज चाहिए, कोल हो गया, लकड़ी होगी, लेकिन इससे पॉल्यूशन होता है, क्लाइमेट वार्मिंग होती है। तो उसने कॉज एंड इफेक्ट बता दिया, ये विशियस सर्कल ऑफ वो बन गया ये गाइस, कि वट एवर इज द कॉज इज द अफेक्ट एंड द अफेक्ट इज द कॉज। कि उसने बोला देखो, गरीबी से क्लाइमेट चेंज होता है और क्लाइमेट चेंज से गरीबी बढ़ती है। उसने ऊपर से क्या बोला कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ता रहेगा उससे वैसे वैसे लोगों को गरीबी, माल न्यूट्रिशन, ये सब झेलना पड़ेगा। और उसने बोला कि ये क्लाइमेट चेंज हो किस वजह से रहा है, क्योंकि गरीबी है, क्योंकि गरीब लोग ही ज़्यादा क्लाइमेट मतलब अनसस्टेनेबल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, तो वही क्लाइमेट चेंज को ड्राइव भी करते हैं। तो इट हैज़ बिकम अ विशियस सर्कल ऑफ मतलब आपका पॉवर्टी एंड योर क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से उसने क्या बोला, क्लाइमेट चेंज से पॉवर्टी आती है और पॉवर्टी से क्लाइमेट चेंज होता है। तो ये चीज़ उसने बोली। अब उसने क्या ऑप्शन दिया गया, वो देखते हैं। गवर्नमेंट शुड एलोकेट मोर फंड्स टू पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, के गरीबी हटाने के प्रोग्राम्स को ज़्यादा फंड करना चाहिए, एंड इंक्रीज फूड सब्सिडीज़, और खाने में सब्सिडीज़ दे देनी चाहिए गरीबों के लिए। क्या ये चीज़ कहीं मेंशन है पैसेज में? एब्सोल्युटली नॉट। कॉरोलरी क्या होती है, समथिंग दैट कैन बी
inferred from the passage. Second, poverty and climate impacts reinforce each other and therefore we have to reimagine our food systems. Yes, यही मैंने बोला ना, पॉवर्टी और क्लाइमेट चेंज से वो एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं कि गरीबी से क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज से गरीबी बढ़ती है, राइट. सो यही चीज़ मैं अभी आपको बोल रहा था, विशेष सर्कल बन जाते हैं, तो 2 इज करेक्ट. Third, all the countries of the world unite in fighting poverty, malnutrition and treat poverty global program. All the countries of the world will unite. नहीं, ये वैसे भी सभी की बात कर भी नहीं रहा है वो, ठीक है. वो तो मतलब उसने ये नहीं बोला है कि सभी कंट्रीज को नहीं करना चाहिए, बट इसने ये कहीं मेंशन नहीं किया है कि सारी कंट्रीज यूनाइट होकर लड़ेंगी पॉवर्टी के लिए. इट्स नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज. एंड फोर्थ, वी मस्ट स्टॉप अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू कंट्रोल फूड प्राइसेस. फूड प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को हमें रोक देना चाहिए. यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अनसस्टेनेबल indiscriminate use of resources की बात हो रही है. So this is also wrong. So I think the correct answer was option number B. So B is the correct answer for your homework passage. चलो गाइस आगे बढ़ते हैं. आज कुछ नए पैसेजेस करेंगे तो देखते हैं गाइस. पहले पैसेज में उसने इन्फ्रेंस पूछा है दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज. तो पैसेज पढ़ते हैं. इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली अ फिफ्थ 1/5 ऑफ वर्ल्ड्स चाइल्ड डेथ. के मतलब 5 बच्चे अगर दुनिया में मरते हैं तो उनमें से एक इंडिया में होता है, तो दैट इज 1/5, राइट. तो I think India accounts for nearly 1/5 of the world's child's death. In terms of numbers, it is the highest in the world. और numbers की बात करें तो इंडिया में highest है child death. मोर्टैलिटी जो है वो हाईएस्ट है इंडिया वर्ल्ड में, अभी इंडिया में. तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इट इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. नियरली 16 lakhs एवरी ईयर. 16 लाख बच्चे हर साल मर जाते हैं, ठीक है. ऑफ दीज मोर देन हाफ डाई इन फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ. और इनमें से आधे जो हैं, मतलब 16 में से 8 लाख ये पहले महीने में मर जाते हैं इंडिया में. ऑफ दीज मोर देन हाफ डाई इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ, पहले महीने में ही. ऑफिशियल्स बिलीव दैट द रीजन फॉर दिस इज द एब्सेंस ऑफ स्टेप्स टू प्रोपगेट. इसका रीजन क्या है? एब्सेंस ऑफ स्टेप्स टू प्रोपगेट बेसिक हेल्थ प्रैक्टिसेस. कि भैया स्टेप्स नहीं है हमारे पे, मैकेनिज्म नहीं हमने बना रखा ताकि हम बेसिक हेल्थ प्रैक्टिसेस को प्रोपगेट कर पाए रिलेटिंग टू ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन. कि भाई जो वैक्सीनेशन होती है और ब्रेस्ट फीडिंग होती है ये कितनी ज़रूरी होती है. ऐसे बेसिक हेल्थ प्रैक्टिसेस को प्रोपगेट करने के हमने अभी इस डायरेक्शन में हमने स्टेप्स नहीं लिए हैं. ऑल्सो द लार्ज रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ऑफ 2.6 करोड़ रिमेन्स बेरेफ्ट ऑफ केयर ड्यूरिंग द क्रिटिकल फेजेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी. और जो 2.5 करोड़ जो माएँ हैं इंडिया में उनको केयर नहीं मिलती. दे रिमेन बेरेफ्ट ऑफ केयर ड्यूरिंग द क्रिटिकल फेजेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी. उनको वो जो केयर चाहिए होते वो भी नहीं मिलती. एडेड टू दिस इज द प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिजेस. और इसके साथ साथ और क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या रीजंस हैं चाइल्ड मैरिज होना, क्योंकि बेटी मतलब लड़की जितनी यंग होगी, ठीक है, उतना ही बच्चे की उस पर हेल्थ पे असर पड़ता है. सो एडेड टू दिस इज द प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज, क्योंकि इंडिया में चाइल्ड मैरिज बहुत हाई है. अनीमिया, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है. अनीमिया अमंग यंग वुमेन, जो यंग वुमेन है उनमें अनीमिया है, बहुत कमज़ोर है. एंड लैक ऑफ फोकस ऑन अडोलेसेंट सैनिटेशन. और अडोलेसेंट सैनिटेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है. सैनिटेशन मतलब साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया जाता. ऑल ऑफ विच इम्पैक्ट चाइल्ड डेथ रेट्स. जिससे इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है, चाइल्ड डेथ रेट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है. बेसिक हेल्थ प्रैक्टिसेस नहीं है. दूसरा आपके पास केयर नहीं है ड्यूरिंग क्रिटिकल फेजेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी. और तीसरा प्रेवलेंसी ऑफ चाइल्ड मैरिज और अनीमिया. These are some major reasons why there are so high number of deaths in child deaths in India. तो क्या इन्फ्लुएंस है गाइस देखते हैं. A lot of Indians are illiterate and hence do not recognize the value of basic health practices. ये कह रहा है कि बहुत सारे इंडियंस इलिटरेट है, ठीक है. अब ये पढ़े लिखे वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम उसने बात पॉलिसी मेकिंग की कि पॉलिसी सही स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं इस डायरेक्शन में. तो ये आई थिंक मुझे नहीं लगता ये ठीक इसमें ऑप्शन है कि लॉट ऑफ इंडियंस आर इलिटरेट एंड हेंस डू नॉट रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ बेसिक हेल्थ प्रैक्टिसेस. इंडिया हैज़ अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन एंड द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट मैनेज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. क्या ये कह रहा है वो कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट अकेली ये पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को मेंटेन नहीं कर सकती, मैनेज नहीं कर सकती? नो. थर्ड, यूनिवर्सलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ maternal health and child health services can effectively address the problem. Yes. And the nutrition of women in childbearing age does not affect child mortality rate. ये तो बिल्कुल ऑपोजिट बोल रहा है वो कि न्यूट्रिशन में तो होता है, क्योंकि अनीमिया है, कमजोरी है. दिस डज अफेक्ट चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट. सो आई थिंक द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कि यूनिवर्सलाइजेशन और इंटीग्रेशन अगर हम करें मैटरनल हेल्थ का और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज का, तो इससे ये प्रॉब्लम
सॉल्व की जा सकती है अगर हम उसको यूनिवर्सलाइज करते हैं, मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ले आएं और इंटीग्रेट करते हैं मैटरनल हेल्थ को और चाइल्ड हेल्थ को एक ही प्रोग्राम के अंडर, देन इट कैन बी एड्रेस्ड इफेक्टिवली। दैट इज द राइट इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज, क्योंकि उसने दिया ही है कि प्रॉब्लम सारी हैं ही यही, हेल्थ प्रैक्टिसेस सही नहीं है, ठीक है, क्रिटिकल फेजेस में प्रेगनेंसी के आपको वो नहीं मिलता, पोस्ट डिलीवरी केयर नहीं मिलती। सो दीज आर सर्टन इंपॉर्टेंट रीजंस, और उसी के लिए उसने क्या बोला, यूनिवर्सलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ maternal health and child health services can effectively address the problem. So that is the answer for me. Option C is the correct answer. Second passage देखते हैं गाइस, हमें सम अप समरी बतानी है, मतलब पूरा पैसेज का क्रक्स क्या है। तो पैसेज पढ़ते हैं। बाय 2050 द अर्थ्स पॉपुलेशन विल लाइकली हैव स्वेल्ड फ्रॉम 7 to 9 बिलियन पीपल, कि 2050 तक 9 बिलियन, ठीक है, पॉपुलेशन हो चुकी होगी वर्ल्ड की, टू फिल ऑल दो स्टमक्स वाइल अकाउंटिंग फॉर शिफ्टिंग कंजम्पशन पैटर्न्स, क्लाइमेट चेंज एंड अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड के, और जितनी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उनका पेट भरने के लिए, कंसिडरिंग क्या कि कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और जो लैंड है वो लिमिटेड अमाउंट की ही है, एंड पोर्टेबल वाटर, पीने का पानी भी लिमिटेड है। सम एक्सपर्ट्स से फूड प्रोडक्शन विल हैव टू डबल। वो क्या कह रहे हैं कि भाई ये सब रीजंस को ध्यान में रखते हुए कि फाइनाइट लैंड है, फाइनाइट पोर्टेबल वाटर है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कंजम्पशन पैटर्न बदल रहे हैं, और पॉपुलेशन लेकिन बढ़ रही है बहुत हाई स्पीड से, तो जो फूड प्रोडक्शन है उसको डबल करना पड़ेगा हमें। नाउ हाउ कैन वी मेक द नंबर्स ऐड अप, अब उसको कैसे, इसको प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए। एक्सपर्ट्स से हायर यील्डिंग क्रॉप्स वेराइटीज एंड मोर एफिशिएंट फार्मिंग मेथड्स विल बी क्रूशियल, के एक तो ऐसी क्रॉप वेराइटीज, हायर क्रॉप वेराइटीज होनी चाहिए, हायर यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज हमें यूज करनी चाहिए जिससे आउटपुट ज़्यादा हो, और फार्मिंग जो मेथड्स है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, ताकि हम आगे सभी का पेट भर पाएं। सो विल वेस्ट रिडक्शन, और वेस्ट रिडक्शन को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वेस्ट कम से कम हो। एक्सपर्ट्स अर्ज सिटीज टू रिक्लेम न्यूट्रिएंट्स, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि सिटीज को जो न्यूट्रिएंट्स जो वेस्ट में चले जाते हैं उनको रिक्लेम करना चाहिए, एंड वाटर फ्रॉम वेस्ट स्ट्रीम्स ऑन प्रिजर्व फार्म लैंड, के खेतों को बचाना चाहिए, वेस्ट वाटर स्ट्रीम्स में से वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को रिक्लेम करना चाहिए, मतलब रिसाइकलिंग भी बहुत ज़रूरी है ना। पुअर कंट्रीज दे से कैन इम्प्रूव क्रॉप स्टोरेज, के भी जो गरीब देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो अपनी क्रॉप स्टोरेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड पैकेजिंग, और पैकेजिंग और क्रॉप स्टोरेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। रिच नेशंस कुड कट बैक ऑन रिसोर्स इंटेंसिव फूड्स लाइक मीट, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, रिच कंट्रीज हैं, उनको जो रिसोर्स इंटेंसिव मतलब मीट बेस्ड जो डाइट है उसको कम करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उसने तरीका बताया कि दिस इज़ हाउ विल बी एबल टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर। तो क्या है समरी गाइस, द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, क्या ये समरी है? नहीं, यहाँ तो फूड की बात हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट दिस इज नॉट द सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट इज अबाउट फूड सिक्योरिटी। सेकेंड, फूड सिक्योरिटी इज ए पेरिनियल प्रॉब्लम ओनली इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये देखो एक्सट्रीम ऑप्शंस को हम गई शुरू से ही क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं कि भाई सिर्फ गरीब कंट्रीज में ही है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में ही फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम सभी जगह पे है और उनको सबको एड्रेस मिलकर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द वर्ल्ड डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू मीट द इम्पेंडिंग फूड स्कैरसिटी। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड के पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन हमें उनको स्मार्टली यूज करना पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी इज इंक्रीजिंगली अ कलेक्टिव चैलेंज। यस, ये बोल रहा है वो कि सभी को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, रिच नेशंस को भी, पुअर नेशंस को भी, डेवलपिंग कंट्रीज को भी, सबको साथ में मिलकर इस फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा, तभी हम मैनेज कर पाएंगे, अदरवाइज इट विल बी अ disaster. It can be a disaster for all of us. So according to me, option D is the correct answer. Food security is increasingly a collective challenge. ठीक है, नेक्स्ट गाइस थर्ड पैसेज पे चलते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल फोकस इन द पैसेज, तो हमें सेंट्रल फोकस देखना है, एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं। Ecological research over the last quarter of the century has established the deleterious effects of habitat fragmentation due to mining, highways and such other intrusions on forest. उसने क्या बोला है कि जो इकोलॉजिकल रिसर्च हुए पिछले 25 सालों में, मतलब लास्ट 25 ईयर्स में, पिछली सेंचुरी में, उसने इससे हमें एक चीज़ पता चली है कि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन जो है, मतलब जहाँ पे जानवर रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, जंगल है, जहाँ पे उनको काट देना, किस वजह से, माइनिंग की वजह से या हाईवेज की वजह से या ऐसे इंट्रूजन्स की वजह से, इससे इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, हैबिटेट पे। तो डिलीटेरियस इफेक्ट्स ऑफ इकोलॉजी, मतलब इकोसिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है इन सब का, मतलब एक जंगल के इकोसिस्टम जो है उस पर इफेक्ट पड़ता है अगर हम
उस जंगल में से हाईवे निकाल दें या माइनिंग शुरू कर दें तो when a large block of forests gets fragmented into smaller bits, the edges of all these bits come into contact with human activities, resulting in the degradation of the entire forest. वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम एक बड़े फॉरेस्ट एरिया को अगर हम काट देते हैं, बीच में से हाईवे निकाल देते हैं मान लो, तो जो हाईवे के जो कॉर्नर्स है ना, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये जंगल के कांटेक्ट में आ जाते हैं और इससे इंटायर फॉरेस्ट में डिग्रेडेशन होती है. कंटिन्यूटी ऑफ फॉरेस्टेड लैंडस्केप्स एंड कॉरिडोर्स गेट्स डिसरप्टेड. के जो फॉरेस्ट लैंडस्केप है और कॉरिडोर है, मतलब जहाँ से जानवर गुजरते हैं, इससे डिसरप्ट हो जाते हैं, अफेक्टिंग सेवरल एक्सटिंक्शन प्रॉन स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ. जैसे बहुत सारी स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, उन पे प्रभाव पड़ता है. जैसे टाइगर देखा होगा आपने या चीता देखा होंगे. ये क्यों एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? क्योंकि जंगल ही नहीं बचे इनके पास. तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के मतलब जंगल की फ्रेगमेंटेशन से क्या होता है, इज देयरफॉर कंसिडर्ड एज द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अगेंस्ट सबसे सीरियस थ्रेट क्या है? दैट इज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, के जंगलों को बांट देना. एडहॉक ग्रांट्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स टू माइनिंग कंपनीज के मतलब एडहॉक मतलब टेम्परेरी बेसिस पे माइनिंग कंपनीज को फॉरेस्ट लैंड्स की ग्रांट दे देना, कपल्ड विद रैम्पेंट इलीगल माइनिंग इज एग्रेवेटिंग दिस थ्रेट. और इलीगल माइनिंग से और रैम्पेंट माइनिंग कंपनीज को ऐसे ग्रांट दे देना फॉरेस्ट लैंड्स का, इससे और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को नुकसान पहुंचता है. So what is the central focus of the passage? Illegal mining in forests, extinction of wildlife, conservation of nature, या disruption of habitat. I think the central focus is disruption of habitat. के habitat को disrupt करेंगे तो पूरा जंगल डिस्टर्ब होगा. कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे. नेचर कंजर्वेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है. यहाँ पे पर्टिकुलरली बात हो रही थी हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन. एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ की भी बात नहीं हो रही यहाँ पे, पूरे इकोसिस्टम की बात हो रही थी. इलीगल माइनिंग इन फॉरेस्ट ये बात है, लेकिन इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट mining, it is about fragmentation and many other things that come into play. So the bigger point here was disruption of habitat, and I think that is the right answer. So ये था गाइज आपके इस पैसेज का सॉल्यूशन. अब मैं दे रहा हूँ आज के लिए एक होमवर्क पैसेज. इसका आंसर मैं आपको कल वाले सेशन में बताऊंगा. तो आपको मुझे क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है. आई रीड आउट द पैसेज टू यू. आपको मुझे देना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में. ABCD जो भी ऑप्शन आप मुझे बताइए, एंड कल मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा. ठीक है. तो हमें क्या बताना है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू एज द रीजन फॉर मैंस मिजरीज. कि भाई आदमी की दुख दर्द का रीजन क्या है. ठीक है, ये इन स्टेटमेंट में से हमें बताना है. तो पहले पैसेज पढ़ते हैं. द मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट बी क्योर्ड बाय फिजिकल हेल्प ओनली. Until man's nature changes, his physical needs will always arise and miseries will always be felt, and no amount of physical help will remove them completely. The only solution of the problem is to make mankind pure. Ignorance is the mother of all of evil and of all the misery we see. Let men have light, let them be pure and spiritually strong and educated. Then alone will misery cease in the world. We may convert every house in the country into a charitable asylum. We may fill the land with hospitals, but human misery will continue until man's character changes. तो उसने इंट्रोस्पेक्शन और अंदर की बात की है यहाँ पे. तो क्या रीज़न है गाइस? मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, आंसर आपने मुझे बताना. द पुअर इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन सोसाइटी, द रिफ्यूजल ऑन पार्ट ऑफ मैन टू चेंज हिज कैरेक्टर, द एब्सेंस ऑफ फिजिकल एंड मटेरियल हेल्प फ्रॉम ए सोसाइटी, या एवर इंक्रीजिंग फिजिकल नीड्स ड्यू टू चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर. सो लेट मी नो व्हाट इज द राइट आंसर. और गाइस अगर आपको हमारा ये तरीके पसंद आते हैं, एंड इफ़ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर CSAT, आप हमें हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको विद इन 100 आवर्स वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर CSAT, जिसके अंदर आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस डे 1 पे रिकॉर्डेड मिलती हैं, अलॉन्ग विद डाउनलोडेबल PDFs, माइंड मैप्स जिनको हम नोट्स बोलते हैं, और साथ के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन विद एवरी चैप्टर इज देयर. अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ टेस्ट सीरीज जिसमें आपको पहले सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं और साथ साथ फिर आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस योर सिमुलेशन ऑफ द एग्जाम. साथ साथ आपके पास वीकली लाइव डाउट सेशन से अपने फैकल्टी मेंबर से पूछने के लिए, और लाइव रिविजन क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं जिसमें हम आपको लाइव पढ़ाते हैं. सो यू कैन गेट इन टच विद अस एंड
get your query resolved with us live. So you know the faculty members. Now come join us in this course and get benefited from it. Now there's a special discount going on. Go check out the link which is given in the description of the video. तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस कोर्स का. Go check it out and get benefited from it. So thank you so much for your time and for your patience, guys. Don't forget to like the session. Don't forget to subscribe to the channel if you're new here. And if you need the PDF of this session, you can join our Telegram group, the link for which also has been given in the description of the video. और अगर आपका कोई डाउट है या कोई query, guys, you can always call us on this number, that is 8146207241, or you can also drop us an email on this address, that is hello@edutap.co.in. So I'll repeat, hello@edutap.co.in. That's our email address. You can drop us your feedbacks as well. So thank you so much for once again, guys, for your time, for your patience, and for your receptiveness. Keep up the good work. Keep on working hard, and I'm sure you'll do very well in the long run. So guys, having said that, I'll take your leave for today. I'll see you again tomorrow with another session with more such passages, and we'll try to practice more and we'll try to improve ourselves on a daily basis. So thank you so much once again, guys, and happy learning to all of you.